नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रीवियस एग्जाम्स के प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो पेपर है ये RAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 का पेपर रहेगा। 27 अक्टूबर 2021 को ये पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयोजित करवाया था। तो इससे पेपर में जितने भी जो प्रश्न पूछे हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी अपकमिंग EORO एग्जाम, RAS एग्जाम, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, इसके अलावा JLO एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, स्कूल लेक्चरर है, जो थर्ड ग्रेड टीचर है, इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज आपके काफी महत्वपूर्ण यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्नों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पास में बेल का जो आपको आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन है उस सेक्शन को आप जरूर अनेबल करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में 26 से इस पेपर में पॉलिटी के सवालों की शुरुआत होती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। BP सिन्हा, PB गजेंद्र गढ़कर, SR दास। 2 नंबर है KG बालकृष्णन, HS कपाड़िया, HL दत्तू, रंजन गोगोई, NV रमन और दीपक मिश्रा, HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर। तो 4 नंबर वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यही इनके भारत के उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, इनका सही क्रम है। यहाँ पर देखिए HL दत्तू है, ये 42 नंबर के भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश। और TS ठाकुर 43 और JS खेहर है, ये 44 नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद में भी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हुए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। JS खेहर के बाद में आपके दीपक मिश्रा बने हैं, उसके बाद में रंजन गोगोई, और तत्पश्चात आपके शरद अरविंद बोबड़े, NV रमणा, और 49 नंबर पर जस्टिस UU ललित है। ये आपके 8 नवंबर 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और उसके बाद में जो आपके DY चंद्रचूड़ है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधिपति है उच्च न्यायालय के, जो कि नवंबर 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है वो रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके 49 अभी तक जो इस लिस्ट में है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपको मेनली जो रिसेंटली हुए हैं 40 के बाद में, उनको विशेष तौर पर आपको उनका क्रम वगैरह ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको इसमें और चीजें हैं, जैसे कि भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी भारत की, तो आपको ध्यान में रखना है कि अब तक भारत में महिला है ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है। ऑनरेबल मिसेज जो जस्टिस M फातिमा बीवी है, ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, जो अक्टूबर 1989 से अप्रैल 1992 तक इनका है वो टेन्योर रहा है। ठीक है, तो फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। इसके अलावा कुछ महिला न्यायाधीशों का नाम आपको ध्यान में रखना है। जस्टिस जो सुजाता V मनोहर है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जस्टिस इंदु मल्होत्रा और आपकी जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ये आपकी 3-4 सुप्रीम कोर्ट की महिला जजेज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधिपति है कौन, DY चंद्रचूड़। तो इस प्रकार से हमारे इस सवाल का जो सही जवाब विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है।
तो विकल्प एक दिया हुआ है, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। 2 नंबर विकल्प है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। 3 नंबर है, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। और 4 है, केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वे संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये पूछा है, तो 2 नंबर वाला सही हो जाएगा कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। देखिए, किसी राज्य के में अगर विधान परिषद का उत्साधन यानी कि अबोलिशन करना है या फिर उसका सर्जन करना है, विधानसभा को बनाना है, तो इसके लिए आर्टिकल 169 में प्रोविजन है कि जो विधानसभा है ये एक संकल्प पारित करेगी और वो संकल्प है विशेष बहुमत के जरिए पारित होगा। और विशेष बहुमत का आपको पता ही होगा, विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, उसे विशेष बहुमत के नाम से जाना जाता है। और वो विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित करके संसद के पास में भेजा जाएगा और संसद पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि वे उस पर आवश्यक रूप से विधि निर्माण हेतु उस पर कार्यवाही करे। संसद कार्यवाही कर भी सकती है और उसके पास में कई वर्षों तक पेंडिंग भी पड़ा रहता है। और राजस्थान का भी आपका विधान परिषद के गठन का संकल्प जो पारित विधानसभा में पारित हो गया है और संसद के पास में काफी समय से लंबित पड़ा है, तो ये किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 179 आपको ध्यान में रखना है, विधान परिषद के उत्साधन और सर्जन के बारे में बात है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। यानी कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी ए में, एस्टीमेट कमेटी के में कौन शामिल नहीं है, तो विकल्प है सार्वजनिक निर्माण विभाग, 2 है गृह विभाग, 3 है शिक्षा विभाग और 4 है वित्त विभाग, फाइनेंशियल कमीशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा होम डिपार्टमेंट। गृह जो विभाग है ये प्राक्कलन समिति 2 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति के और प्राक्कलन समिति खे। तो गृह विभाग को प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन में न रख के प्राक्कलन समिति खे के नियंत्रणाधीन में रखा गया है। तो इसमें राइट आंसर हमारा 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का जो वार्षिक प्रतिवेदन है, चाहे लोक सेवा आयोग हो गया या फिर आपका राजस्थान के लोकायुक्त हो गए, ये सारे के सारे अपने वार्षिक जो कार्यों की रिपोर्ट है ये राज्य के राज्यपाल के समक्ष है वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी कब अस्तित्व में आया, इसका गठन कब हुआ। तो आरपीएससी के लिए 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम है वो पारित किया गया और ये अधिनियम आपका 20 अगस्त 1949 को पारित हुआ। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है, ये गजट में प्रकाशित हुआ था 22 दिसंबर 1949 को और 22 दिसंबर 1949 को ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना तिथि मानी जाती है। और शुरुआत में स्थापना के समय राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक तो अध्यक्ष का पद सृजित था और 2 इसके सदस्य हुआ करते थे। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 7 तो सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष है, यानी कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या है वो टोटल 8 है। और इनका जो आयु होता है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, और ये कार्य अपनी जो वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट है ये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राज्यपाल फिर विधानसभा में प्रस्तुत है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नॉमिनेट नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो नगर पालिका एक्ट 2009 के जो प्रावधान है इसके अनुसार नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति है वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व कौन से सम्मिलित नहीं है? जो आपका नागरिक अधिकार पत्र होता है, सिटीजन जो चार्टर होता है, तो उसके कुछ मूल बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो विकल्प 1 है विभाग या कोई भी डिपार्टमेंट है या अथॉरिटी है, एजेंसी है, उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। तो जो भी नागरिक अधिकार पत्र होगा, सिटीजन चार्टर होगा, तो वो जो विभाग जारी करेगा तो उसके अंदर जो आपकी सेवा जो दी जा रही है उस सेवा का विवरण तो मेंशन होगा ही, उसका डिस्क्रिप्शन तो होगा, तो ये बात सही है। 2 नंबर है सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, यानी कि सेवा को किस प्रकार से आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे, उनकी क्या क्या मेथड्स रहेंगे। तो वेरियस जो मेथड्स है बेनिफिट के लिए, तो उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। बिल्कुल, जब तक हम किसी भी अगर कोई भी नागरिक अधिकार पत्र आप देखिए, जैसे कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, जो स्वास्थ्य का जो अधिकार है, ठीक है, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो अधिकार नागरिक अधिकार है, ठीक है, तो ये अधिकार नागरिक और विधिक अधिकार है। इन अधिकारों को सरकार अगर किसी एक्ट के माध्यम से लोगों के लिए जारी करेंगे तो इसमें बेसिक एलिमेंट्स क्या है, यानी कि इसकी मेन जो फीचर है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका विवरण प्रस्तुत होगा और साथ ही साथ सरकार इसके बारे में प्रचार प्रसार भी करेगी और इसका लाभ किस प्रकार से लिया जा सके इसके बारे में भी सरकार के द्वारा है वो प्रमोशन, प्रचार प्रसार है वो किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा यानी कि एक्सपेक्ट किया जाएगा पब्लिक रिकॉर्ड का, तो उसका पब्लिक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, तो इंस्पेक्शन का प्रावधान नहीं है इसमें, यानी कि प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द एजेंसी वर्क, तो एजेंसी के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 4। ये नागरिक अधिकार पत्र के मूल जो एलिमेंट्स है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2021, 2013, 2009, 2008। तो 2009, अगस्त 2009 में राजस्थान में पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि जो आरएएस है, आरएएस को जिला कलेक्टर बना दिए थे राजस्थान के 7 जिलों में पहली बार अगस्त 2009 में, ठीक है। और जनरली क्या होते हैं कि जिला कलेक्टर किसे बनाया जाता है? जिला कलेक्टर बनाए जाते हैं आईएएस ऑफिसर को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिला कलेक्टर बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान में पहली बार 2009 में, अगस्त 2009 में राजस्थान के 7 जिलों में जिला कलेक्टर के रूप में आरएएस अधिकारियों को पदस्थापित है वो किए गए थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, अगस्त 2009। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान। तो देखिए, हरिदेव जोशी लोकसभा के सदस्य कभी नहीं रहे हैं, राज्यपाल जरूर रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, इसलिए लोकसभा के सदस्य बन नहीं पाए, फिर इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। तो भैरव सिंह शेखावत क्या बने हैं? भारत के मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो टीकाराम पालीवाल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर नहीं, इसको एक्सक्लूड करेंगे। और नहीं रहे हैं ये पूछा है, तो नहीं रहे हैं ए, बी और डी, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा
3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो टीकाराम पालीवाल, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रथम जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। देखिए, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे और टीकाराम राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। और टीकाराम राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान की केयर टेकर जो सरकार थी उसमें टीकाराम पालीवाल के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। ठीक है, तो अशोक गहलोत, हीरालाल शास्त्री और आपकी महारानी वसुंधरा राजे, ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, ये लोग कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, आपको ध्यान में रखना है। और वसुंधरा राजे राजस्थान की ऐसी मुख्यमंत्री है जो कभी भी विधानसभा का चुनाव है उसमें पराजय हासिल नहीं की है, कभी भी विधायक के पद यानी कि चुनाव लड़ा हो और हार गई, ऐसी सिचुएशन वसुंधरा राजे के सामने कभी भी नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्चतम जो उच्च न्यायालय है इसका मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसमें अगर दो विकल्प आपसे दे दिए जाए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, फिर प्रश्न में कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिया है, केवल एक ही विकल्प है, इसलिए ये सही उत्तर है। चूंकि 2019 में इसमें एक संशोधन कर दिया और संशोधन में ये किया कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वो हाईकोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है और हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों का ही प्रोविजन इसके अंदर है। इसके अलावा इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के में एक अधिकारी होता है जो मुख्य सचिव स्तर का होता है। ठीक है, ये भी है। और यहाँ का जो एक अन्वेषण अधिकारी होता है, इसकी एक अपनी अन्वेषण की टीम होती है, उसमें पुलिस महानिदेशक स्तर का एक अन्वेषण अधिकारी भी होता है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। बाकी इसका गठन कब हुआ और कब नहीं हुआ ये हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, तो आप अच्छी तरीके से आपको पता ही होगा राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? तो ये 2021 में धारा 89 की उपधारा 2 में संशोधन करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी को प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये भी काफी बार प्रश्न है वो रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है, और उसका कारण दिया गया है, असर्शन का रीजन है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। बिल्कुल सही बात है। और ये क्यों है, इसका कारण क्या है कि उससे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। देखिए, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में जो संविधान ने कानून बनाया उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में। और इसके बाद में 148 से लगा करके 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है वो जानकारी दी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, लेकिन इसमें संविधान तो एक बार बन गया, लेकिन संसद के पास में संविधान को संशोधन करने की शक्ति है और समय समय पर संविधान के द्वारा इस जो संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके
और भी चीजें हैं वो नई जोड़ी जाती हैं, और पुरानी कुछ चीजें जो वर्तमान में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, उनको हटाया भी जाता है, अंतःस्थापित भी किया जाता है, और उनको अबोलाइज भी किया जाता है। तो ये आपका संसद के कानून और संविधान द्वारा ये दोनों बात सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करती है। विकल्प है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इनके द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। संघ का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, और राज्यों के लेखा संबंधी जो वार्षिक जो प्रतिवेदन है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को देता है। इसकी अगर बात करें इनकी सेवा काल की, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके अगर कोई व्यक्ति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन जाता है तो उसके बाद में ये कभी भी किसी अन्य लाभ के पद पर है वो नहीं बैठ पाएंगे। तो ये भी इनके बारे में प्रोविजन है, आपको ध्यान में रखना है। यानी कि बाद में कोई भी किसी लाभ के सरकारी पद पर है ये हासिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान सभा के या कमेटीज दी हुई है, अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो संविधान सभा के अंतर्गत बहुत सी समितियां थी, बहुत सी कमेटियां थी, और उनके अलग अलग कमेटी के अध्यक्ष थे, अलग अलग उनके सदस्य भी थे। तो देखिए, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित एक जो कमेटी थी, उनके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। कार्य संचालन समिति की बात करें तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो के एम मुंशी थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संचालन समिति, एक संचालन समिति थी और एक कार्य संचालन, तो संचालन समिति अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और नियम समिति जो 2 समिति थी उनके अध्यक्ष थे। संचालन और नियम राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। के मुंशी कार्य संचालन समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप जो समिति थी उनके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, और एक नाम आता है संघ संविधान समिति, ठीक है। संघ शक्ति और संघ संविधान समिति है, इसके आपके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू। तो एक में हो जाएगा आपका 4, केवल और केवल एक वाले विकल्प में ही है। अगर आपका मूल अधिकार वाली समिति अच्छे से ध्यान में है तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। बी में है इसमें 3 यानी कि कार्य जो संचालन समिति के मुंशी। सी संघ शक्ति समिति आपके 2 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और डी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये आपका 1 हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। तो इसमें आपको इस प्रकार से ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकायुक्त के बारे में हमने विश्लेषणात्मक रूप से ऑलरेडी कई बार डिस्कस भी किया है। तो लोकायुक्त किसके जांच के दायरे में, लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन आता है कौन नहीं आता है, वो चीजें हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा है। तो देखिए, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकायुक्त कभी भी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, विधानसभा के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। तो उनका क्षेत्राधिकार है राज्य सरकार के जो मंत्री है, सचिव है, इसके अलावा जो आपके लोकल बॉडीज है उनके जो जैसे कि पंचायत समिति के प्रधान हैं या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम बोर्डों के अध्यक्ष हैं, उनके जांच के दायरे में आते हैं। लोक सेवकों की जांच कर सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, मुख्यमंत्री है, सरपंच है, महालेखाकार है, ये इनके जांच के दायरे में नहीं आता है।
तो इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, तो ये बात तो इसमें सही है। उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, ना कि शिकायतों की, तो ये बात भी गलत है। उसका कार्य होता है शिकायतों की जांच करना। ठीक है, तो इसमें केवल सी विकल्प सही है, बाकी इसमें कहीं भी ऐसा विकल्प है नहीं, इसलिए फाइनली ये क्वेश्चन है वो आपका डिलीटेड है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, हमने पहले भी बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है, प्रीवियस जो हमने पेपरों का सॉल्यूशन किया है उसमें। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में ये बात कही गई है कि अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य है, यानी कि लोकसभा और संसद का सदस्य कहा गया है मेनली, तो जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, कोई भी अगर संसद सदस्य डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, तो उसके संबंध में संसद के द्वारा राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार का है वो प्रश्न भेजेगा और राष्ट्रपति उस प्रश्न पर निर्णय लेगा और वही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो लेने से पहले राष्ट्रपति है वो राय लेगा, सलाह मशविरा करेगा और वो डिस्कस करेगा निर्वाचन आयोग के साथ में, और निर्वाचन आयोग की सलाह पर, उसकी राय पर ही बाद में अंतिम विनिश्चय है वो राष्ट्रपति के द्वारा है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई 103 अनुच्छेद की बात। और अगर ये इसी भी प्रकार का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेना हो तो क्या प्रोसीडर है, तो अंतिम विनिश्चय किसका होगा, राज्यपाल का होगा, और वो भी निर्वाचन आयोग है वो उसकी सलाह पर कार्य है वो करेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई किस आधार पर होगा, तो अनुच्छेद जो 102 है ये इसमें संसद सदस्यों के निरर्हता से संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है वो वर्णन किया गया है। अगर कोई भी संसद का सदस्य दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उन्हें विकृत चित्त घोषित कर दिया जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, दिवालिया घोषित कर दिया है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर वे भारत की नागरिकता जो सिटीजनशिप है उसको त्याग देता है तो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, या फिर अगर वो बिना अनुमति के किसी अदर कंट्रीज की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, या किसी लाभ के पद को धारण कर लेता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और इस प्रकार के निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और वो निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये बात निरर्हता डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित आर्टिकल 102 में कही गई है और निर्णय से संबंधित बात है वो 103 में कही गई है। तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका गठन किया गया था, जिसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति है वो करनी थी। ये तो कौन सा संविधान अधिनियम था, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो डिक्लेयर कर दिया था। तो ये 99वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, और इसके तहत एक संविधान संशोधन करके जो 124 है संविधान का अनुच्छेद, इस 124 में ए इंसर्ट किया गया, 124 ए, और इसमें एक बात कही गई और वो ये चीज थी, एक उपबंध किया गया और इस उपबंध ये था कि जो कॉलेजियम प्रणाली के तहत नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो उसके आधार पर एक आपकी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसका गठन है वो किया जाएगा और उस नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होंगे। ठीक है,
जिसमें कि एक आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो चीफ जस्टिस है वो होगा और दो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो होंगे, और इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की जाएगी, और उस कमेटी के रिकमेंड पर आपके जो सदस्य हैं उनका है वो चयन होगा। तो इस प्रकार से ये जो बनाया गया था 2014 में, ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, और उसके बाद में पूरे कोलेजियम सिस्टम को है वो लागू कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तो ये करंट से जुड़ा है। पॉलिटी का अलग अगला है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ था। ठीक है, जुलाई 1994 में। और संविधान का जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, उस 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पंचायतों के जो एक्ट है उसमें 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का है वो उपबंध जोड़ा गया था, और इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो ये बात तो बिल्कुल असत्य है, और एक इसमें राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी होता है। ठीक है, तो इसमें केवल दो सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के संबंध में। और राज्य जो निर्वाचन आयोग है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो स्थानीय प्राधिकरण है, जैसे कि आपकी पंचायत हो गई और नगर पालिका, यानी कि आपका भारतीय संविधान का जो भाग 9 है और भाग 9 के, इसके तहत जो आपके नगर पंचायत, ठीक है, पंचायत और नगर पालिका, इनके चुनावों का कार्य, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का कार्य है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में, तो ये भी करंट से जुड़ा सवाल है। नेक्स्ट पॉलिटी का है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा, ये हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। तो ये है आपका महिलाओं की तबादला नीति बिल्कुल नहीं है, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व व अवकाश ये भी नहीं है, समाज में व्याप्त दहेज ये भी नहीं है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन जो उत्पीड़न है, सेक्सुअल जो हरासमेंट है, उससे संबंधित है। ठीक है, और ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, इस पर फैसला है वो दिया गया था 1997 में, और 2013 में सरकार ने इस पर एक सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित प्रिवेंटिव ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इस संबंध में एक्ट भी बना दिया था। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर करेक्ट इसमें उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये एक आपका कंट्रोवर्शियल सवाल भी है, कुछ आपत्ति योग्य सवाल भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसका ऑथेंटिक प्रूफ भी है, और जिस आधार पर इसका जो सही उत्तर है वो माना गया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल को अपॉइंट कब किया, नियुक्त कब किया। 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1956 को। तो देखिए इसमें राइट जो आंसर है वो हो जाएगा 25 अक्टूबर 1956, ना कि 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ कि 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और उसमें राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित भी बात कही गई है। और दूसरी बात है कि इस 7वें संवैधानिक संशोधन में जो राज प्रमुख का जो पद था, ठीक है, पहले राज प्रमुख का पद था, उस राज प्रमुख के पद को समाप्त करके उसके स्थान पर किसका पद है, राज्यपाल के पद का है वो सृजन कर दिया गया था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, ये आपके इन्होंने पद जो ग्रहण किया वो 1 नवंबर 1956 को किया था, लेकिन अपॉइंट कर दिए गए थे, नियुक्त कर दिए थे 25 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई, तो 25 अक्टूबर 1956 बताएंगे, और पदस्थापित यानी कि उन्होंने पदभार ग्रहण कब किया, तो 1 नवंबर 1956 से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आप ऑथेंटिकली इसे प्रूव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
तो राजभवन की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। नेक्स्ट है संविधान में मूल कृत्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संस्थानक समिति। तो संविधान में जो मूल कर्तव्य है संविधान में कहां पर इंसर्टेड है, तो भाग 4 के में नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में दिए गए हैं। तो ये जो मूल कर्तव्य है ये एक कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, और इस स्वर्ण सिंह समिति पर की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उस समय आपके कितने थे, 8 मूल कर्तव्य का रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन टोटल 10 मूल कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत है वो इंसर्ट किए गए थे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। भाग 4 में तो क्या है, भाग 4 में है नागरिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 के में है नागरिकों के मूल कर्तव्य भाग 4 के, और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 के में, ठीक है। और ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े, और उसके बाद में आपका 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 है। इसके तहत 1 अप्रैल 2010 को 11वां जो नागरिकों का मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, उसमें अभिभावकों को ये नसीहत दी गई कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शैक्षिक अवसर है वो आपको अनिवार्य रूप से प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो ये आपका इससे मूल कर्तव्य के संबंध में बात हो गई। तो ये स्वर्ण सिंह समिति राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो राज्य मंत्री के पद पर रहे हैं उनका नाम है जस्टिस फारूक हसन, और ये बरकतुल्ला खान के मुख्यमंत्री के समय यानी कि 1971 से 73 के मध्य ये राजस्थान के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। तो जस्टिस फारूक हसन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम अनुच्छेद 24, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, ग्राम पंचायतों का संगठन 41। तो इसमें आपका फाइनली राइट आंसर है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, that there is equal pay for equal working for both men and women, आर्टिकल 39 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये आपकी संविधान का अनुच्छेद 939 के 39 तो पहले ही मेंशन था, और 42वें संविधान संशोधन के तहत 39 के एक नया उपबंध जोड़ा गया था, ठीक है। और ये जो नया क्लोज जोड़ करके समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की है वो बात इसमें कही गई है, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 में ना होकर अनुच्छेद 48 में है, 48 में है, और इसी में गोवंश गो हत्या पर रोक लगाने की नसीहत भी राज्य सरकार को दी हुई है, राज्य सरकार नहीं है, ठीक है। सरकार जिसमें केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन है। तो ग्राम पंचायतों के पहली बार अगर कहीं भी संविधान में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वो अनुच्छेद 40 में मिलता है कि राज्य के द्वारा सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों का भी गठन है वो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 39 हो जाएगा। इसमें पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है वो कही गई है, तो आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं तो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की ही आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये बात कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये स्टेटमेंट है, आपको फैक्चुअली ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में कौन से सही है। सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। राइट टू
जो आपका इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने का मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, ध्येय है हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वे वास्तव में लोगों के लिए काम करे। ये भी बिल्कुल सही बात है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों या वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। तो यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन में समाज की महिला, कमजोर तबके, इसका कहीं कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार है। आप किसी भी सरकारी उपक्रम है, सरकारी आप विभाग है, उससे कोई भी आप सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नागरिकों को सशक्त करना, तो सिटीजनशिप भी एम्पावर होगी, तो ये भी बात सही है। और तथ्यात्मक ये है कि सूचना का अधिकार ये संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में आपका लागू हो गया था, आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। तो ये थे आरएएस प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में जो आरपीएससी ने आयोजित करवाई थी, और उस परीक्षा में भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जितने भी सवाल जो पूछे गए थे उनका हमने एक डिस्कस किया। आपको बहुत ही यह सेशन अच्छा लगा होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने मित्र साथियों के साथ भी इसे आप जरूर शेयर करें और इसका लाभ है वो लेते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अगर आप टॉपिक वाइज भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण इत्यादि महत्वपूर्ण जो टॉपिक आधारित आप टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर ज्वाइन करें, डाउनलोड करें। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।